जब घड़ी का काटा करता है 4 बजे का इशारा तो खबरों से हाई हो जाता है पारा। क्योंकि 4 बजे हम चक्रव्यूह के साथ आपके सामने पेश होते हैं। नमस्कार, कैपिटल टीवी उत्तर प्रदेश में आपका स्वागत है और मैं आपके साथ प्रिया बिस्ट। आज चक्रव्यूह में बात होगी उपचुनाव वाली फुलपुर सीट की, बात होगी सपा नेता पर हुई कार्रवाई की, साथ ही बात फ्लैट के अंदर चल रही गांजे की खेती की और आखिर में बात घर वापसी की। तो चलिए शुरू करते हैं। पहली खबर उपचुनाव से जुड़ी है, जहां उत्तर प्रदेश उपचुनाव में सबकी नजरें फुलपुर विधानसभा सीट पर लगी है। इस सीट का जातीय समीकरण ऐसा है कि किसकी जीत होगी या किसकी हार, ये कहना अभी मुश्किल है। इस सीट पर भारतीय जनता पार्टी और समाजवादी पार्टी के बीच हमेशा से ही जबरदस्त टक्कर रही है। यहाँ पर मुद्दों से ज्यादा जाति का गुणा भाग बहुत अहम है। फुलपुर में सपा और बीजेपी के बीच सीधा मुकाबला माना जा रहा है। बीजेपी ने यहाँ पूर्व विधायक दीपक पटेल पर दांव लगाया है, तो वहीं सपा ने 3 बार के विधायक रहे मुस्तफा सिद्दीकी जैसे अनुभवी नेता को मैदान में उतारा है। यहाँ बहुजन समाज पार्टी और चंद्रशेखर आजाद की आजाद समाज पार्टी भी चुनाव मैदान में है। हालांकि ये दोनों दल सपा बीजेपी के वोट कटवा ही साबित होंगे। आपको बता दें कि फुलपुर विधानसभा सीट पर कुर्मी वोटर सबसे ज्यादा 70,000 हैं। ऐसे में बीजेपी ने दीपक पटेल को टिकट देकर कुर्मी और सवर्ण वोटरों को समीकरण बनाने की कोशिश की है, तो वहीं यादव वोटर भी निर्णायक भूमिका में रहते हैं। यहाँ यादव मतदाता दूसरे नंबर पर है, जिनकी संख्या 65,000 है। सपा ने यहाँ यादव और मुस्लिम समीकरण बनाकर MY को साधने की पूरी कोशिश की है। ऐसे में दलित और अन्य पिछड़ी जातियों का झुकाव बहुत हद तक चुनाव के नतीजे तय करेगा। 2022 के विधानसभा चुनाव की बात की जाए तो बीजेपी के प्रवीण पटेल ने सपा के मुस्तफा सिद्दीकी को सिर्फ 27,000 वोटों से मात दी थी। प्रवीण अब सांसद बन चुके हैं, जिसके बाद बीजेपी ने दीपक पटेल को टिकट दिया है। लोकसभा चुनाव में भी सपा और बीजेपी के बीच जीत का अंतर 18,000 ही रहा था, यानी इस सीट पर बीजेपी को सपा से कड़ी टक्कर मिल सकती है। फुलपुर में कुल 4,07,000 वोटर हैं। इनमें जातीय समीकरण के हिसाब से ओबीसी वोट काफी अहम हो जाते हैं। खास तौर से पटेल और यादव मतदाता काफी हद तक चुनाव का रुख तय करते हैं। सपा की उम्मीद है कि वो पीडीएफ फॉर्मूले के दम पर दलित और पिछड़े समाज के वोटरों में सेंध लगाने में कामयाब रहेगी, लेकिन बसपा के मैदान में होने से ये समीकरण गड़बड़ा सकता है। जबकि बीजेपी ध्रुवीकरण के जरिए बटेंगे तो कटेंगे नारे के साथ अपना समीकरण दुरुस्त करने में लगी है। खबरों में आगे बढ़ते हैं। यूपी में 9 सीटों पर उपचुनाव 20 नवंबर को होना है। वहीं उपचुनाव से पहले मीरापुर विधानसभा क्षेत्र के उपचुनाव में समाजवादी पार्टी के उम्मीदवार स्वयंबल राणा के ससुर और पूर्व सांसद कादिर राणा की कार को मंगलवार को जब्त कर लिया गया। आरोप है कि उनकी कार पर निर्धारित मानक से बड़ा झंडा लगाया गया था, जिसके बाद पुलिस प्रशासन की ओर से ये कार्रवाई की गई है। आपको बता दें कि कादिर राणा की गाड़ी उस वक्त जब्त की गई जब वो सपा प्रत्याशी स्वयंबल राणा के समर्थन में चुनाव प्रचार के लिए लगे हुए थे। मामले में पुलिस जांच कर रही। हालांकि पुलिस ने अभी तक आदर्श आचार संहिता के उल्लंघन के मामले में प्राथमिकी दर्ज नहीं की है, FIR दर्ज नहीं की है। तो वहीं दूसरी तरफ सपा ने प्रशासनिक अधिकारियों पर उनके समर्थकों और कार्यकर्ताओं का बिना वजह परेशान करने का गंभीर आरोप लगाया है। इस दौरान पुलिस और कादिर राणा के बीच बहस भी देखने को मिली। कादिर राणा ने तो यहां तक कह दिया था कि जिसे बुलाना है बुला लो, अगर फांसी देनी हो तो वो भी दे दो। इसी बीच मीरापुर विधानसभा क्षेत्र से चुनाव लड़ रही समाजवादी पार्टी की प्रत्याशी स्वयंबल राणा ने निर्वाचन आयोग से शिकायत कर आरोप लगाया है कि पुलिस भाजपा RLD गठबंधन प्रत्याशी के समर्थन में मतदाताओं पर दबाव बना रही है। गौरतलब है कि इससे पहले कादिर राणा के साथ साथ 24 लोगों के खिलाफ सोमवार को पंचायत भवन में चुनावी बैठक आयोजित करने के लिए आदर्श आचार संहिता के उल्लंघन का मामला दर्ज किया गया था। आपको बता दें कि मुजफ्फरनगर की मीरापुर विधानसभा सीट पर चुनाव के लिए 11 प्रत्याशी मैदान में डटे हैं। मीरापुर सीट परिसीमन के बाद 2012 में वजूद में आई थी। इससे पहले 1962 तक उस सीट को मोरना विधानसभा क्षेत्र के रूप में जाना जाता था। 1962 से पहले ये भोकर रेड्डी विधानसभा क्षेत्र कहलाती थी। पिछले 57 साल की सियासत का रिकॉर्ड खंगाला जाए तो स्थानीय निवासियों की सियासी सोच जिले के अन्य लोगों से अलग ही पाई जाएगी। उत्तर प्रदेश के पहले डिप्टी सीएम बाबू नारायण सिंह मोरना विधानसभा क्षेत्र से जीतकर ही विधानसभा पहुंचे थे।
खबरों में आगे बढ़ते हैं, जहां ग्रेटर नोएडा इलाके से काफी हैरान कर देने वाली खबर सामने आई है, जहां पुलिस और नारकोटिक सेल ने एक नामी सोसाइटी में गांजे की खेती करने वाले युवक को गिरफ्तार किया है। चौंकाने वाली बात यह है कि आरोपी अत्याधुनिक तकनीकों का इस्तेमाल कर घर के अंदर ही गांजे की खेती कर रहा था। वहीं पुलिस ने फ्लैट से 2 किलो से अधिक गांजा और गांजे के 80 पौधे बरामद किए हैं। इसके साथ ही पौधे उगाने के लिए इस्तेमाल होने वाले उपकरण, पैकिंग मटेरियल और डिजिटल कांटा बरामद किया गया है। ग्रेटर नोएडा डीसीपी साद मियां खान ने बताया कि आरोपी ने कई कमरों में 50 से अधिक गमलों में प्रीमियम गांजा उगाया हुआ था। पुलिस के अनुसार आरोपी की पहचान राहुल चौधरी के रूप में हुई है। वो इंग्लिश से ग्रेजुएट है और जल्द पैसा कमाने के लालच में इस धंधे में आया था। आरोपी पिछले 6 महीने से इस नशीले पदार्थ की तस्करी कर रहा था और इसके बीज ऑनलाइन ही मंगाता था। वो अभी तक बड़ी संख्या में गांजे के पौधे बेच चुका है। राहुल ने अपने कारोबार को पुलिस और नारकोटिक सेल से छिपाने के लिए डार्क वेब का सहारा लिया। वो इनक्रिप्टेड मैसेजिंग प्लेटफॉर्म का उपयोग कर अपने ग्राहकों से संपर्क करता था। ये ग्राहक केवल उन लोगों में से होते थे जिन्हें इस खास ओजी गांजे की क्वालिटी और कीमत का अंदाजा था। ये ग्राहक केवल उन लोगों में से होते थे जिन्हें इस खास ओजी गांजे की क्वालिटी और कीमत का अंदाजा था। इस तरीके से राहुल को हर महीने करीब 2.5 लाख रुपए की कमाई हो रही थी। राहुल का फ्लैट किसी नर्सरी से कम नहीं था। उसने फ्लैट में कई विशेष प्रकार की लाइट्स और उपकरण लगाए थे जो नेचुरल यानी सूरज की तरह रोशनी और हवा की नमी का वातावरण तैयार करते थे। ये सभी उपाय पौधों की ग्रोथ के लिए अनुकूल माहौल बनाते थे। पूरे फ्लैट के एटमॉस्फेयर को कंट्रोल किया जा रहा था ताकि गांजे की नर्सरी के लिए बाहरी माहौल की जरूरत ना पड़े। वहीं राहुल चौधरी की इस पूरी साजिश का खुलासा तब हुआ जब सोसाइटी के लोग ने फ्लैट में असामान्य गतिविधि देखी और पुलिस को सूचना दी। पुलिस और नारकोटिक सेल ने छानबीन की। इसके बाद बीटा 2 और इकोटेट 1 थाने के अधिकारियों के साथ मिलकर फ्लैट में छापा मारा गया। आरोपी के नेटवर्क की जांच की जा रही है ताकि पता लगाया जा सके कि क्या इसमें कोई और भी व्यक्ति शामिल है। गिरफ्तारी के बाद पुलिस राहुल के नेटवर्क की जांच में जुट गई है। इस तरह की हाईटेक फार्मिंग एक नया ट्रेंड है जिसमें अपराधी रिहायशी इलाकों में अवैध नशे का कारोबार कर रहे हैं। आखिरी खबर घर वापसी से जुड़ी है, जहां उत्तर प्रदेश के मेरठ में ईसाई बने 150 लोगों ने घर वापसी करते हुए हिंदू धर्म अपनाया है। 10 नवंबर को आयोजित एक समारोह में इन लोगों को पूरे वैदिक रीति रिवाज से उनकी घर वापसी कराई गई, सनातन में वापस बुलाया गया। इन सभी लोगों को कुछ दिन पहले पास्टर बिज्जू मैथ्यू ने लालच देकर ईसाई धर्म में धर्मांतरित कराया था। गोलाबाड़ गांव के रहने वाले 30 परिवारों के ये लोग प्रार्थना सभा में नियमित भाग लेते थे। ये पूरा मामला मेरठ के कंकर खेड़ा थाना क्षेत्र के रोहटा रोड पर विकास एनक्लेव कॉलोनी का है। पादरी बिज्जू मैथ्यू अपने परिवार के साथ इस कॉलोनी में पिछले करीब 2.5 महीने से रह रहा था। वो अपने घर पर ही हर रविवार को प्रार्थना सभा का आयोजन करता था। इस दौरान बड़ी संख्या में लोग यहाँ आते जाते थे। इससे स्थानीय लोगों को संदेह हुआ और उन्होंने इसकी सूचना पुलिस और हिंदू संगठनों को दे दी। हिंदू संगठनों ने 20 अक्टूबर को जब उसके घर पर छापा मारा, इस दौरान घर में लगभग 50 से अधिक महिला और पुरुष मिले। इसके बाद धर्म परिवर्तन का आरोप लगाकर कार्यकर्ताओं ने पुलिस से शिकायत की। पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर बिज्जू को जेल भेज दिया। पुलिस पूछताछ में आरोपी पादरी ने बताया था कि उसने लगभग 300 से अधिक लोगों को धर्म परिवर्तन कराकर ईसाई बनाया है। वो लोगों को पैसे और मेडिकल आदि सुविधाओं का लालच देता है। वो अपने ग्रुप के साथ गांव में गरीब लोगों के घर पहुंचकर प्रार्थना में आने के लिए प्रेरित भी करता है। इसके बाद उनका धर्म परिवर्तन कराता है। वहीं अब रविवार को नोएडा से आई सनातन वैदिक संगठन अग्रणी समाज की टीम ने परिवार के सदस्यों को दोबारा से विधि विधान से हिंदू धर्म में वापसी करा ली है। चक्रव्यूह में फिलहाल के लिए इतना ही। फिर पेश होंगे सनसनीखेज खबरों के साथ। बाकी तमाम खबरों के लिए देखते रहिए कैपिटल टीवी उत्तर प्रदेश। नमस्कार। मैं राजनीति करता नहीं, पर राजनीति को बहुत गहरे तक समझता हूं। मैं लोगों के बीच रहता हूं, लोगों के मन को अच्छे से जानता हूं। पब्लिक और पॉलिटिक्स की हर नब्ज को खूब पहचानता हूं। संघर्ष की सियासत से सत्ता के सिंहासन तक मैं हर खबर से खरा सच निकालता हूं। ना कोई दौड़, ना कोई रेस,
कैपिटल टीवी, उत्तर प्रदेश। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और हाँ, बेल आइकन दबाना ना भूलें ताकि आप तक हमारे वीडियो की नोटिफिकेशन पहुंचती रहे। आप अपना सुझाव हमें कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं। हमारे साथ जुड़ने के लिए शुक्रिया।